गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम मेंडलवाल के अपवाद में बहुगुण एवं या बहुविकल्पता पढ़ेंगे। तो बहुगुणवाद और बहुविकल्पता जानने के लिए सबसे पहले हमें रुधिर वर्ग को जानना होगा। रुधिर वर्ग को जानना होगा। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कार्ल एंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने 1902 में रुधिर वर्ग की खोज की थी। इसमें उन्होंने बताया कि जो लाल रुधिर कणिका होती है, जो आरबीसी होते हैं या लाल रुधिर जो कणिकाएं होती हैं, उसकी जो कोशिका कला होती है, आरबीसी में जो कोशिका कला होती है उसमें विशेष प्रकार के प्रोटीन, आरबीसी की जो कोशिका कला होती है वो विशेष प्रकार के प्रोटीन से बने होते हैं। अब इन प्रोटीन्स को एंटीजन या प्रतिजन एंटीजन को प्रतिजन कहते हैं। अब उसी रुधिर में क्या होता है, प्लाज्मा भी पाया जाता है। आप लोग जानते ही हैं रुधिर में देखिए जो ब्लड होता है, ब्लड आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं, उसको दो भागों में बांटा गया है, एक प्लाज्मा में और दूसरा उसकी कणिकाओं में, रुधिर कणिका में। ठीक, तो रुधिर कणिका में जो आरबीसी होता है, उस आरबीसी की कोशिका कला में विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे एंटीजन या प्रतिजन कहते हैं। उसी प्रकार से जो रुधिर की प्लाज्मा होती है उनमें भी विशेष प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं। इन प्रोटीन्स को एंटीबॉडीज कहते हैं, अर्थात प्रतिरक्षी। ये चीज अब हम जानेंगे कि जो एंटीजन होता है, एंटीजन ये दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। एंटीजन दो प्रकार का, एंटीजन ए और एंटीजन बी। तो इसी प्रकार से आपका प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज भी दो प्रकार का होता है, एंटीबॉडीज भी दो प्रकार का होता है, एंटीबॉडीज ए और एंटीबॉडीज बी, दो प्रकार का होता है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज, एंटीजन ए, एंटीजन को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं, एंटीजन ए एंटीबॉडी स्मॉल ए तथा एंटीजन बी एंटीबॉडी स्मॉल के साथ या की उपस्थिति में अत्यधिक चिपचिपे हो जाते हैं। अगर एंटीजन ए और एंटीबॉडीज ए, ये इसकी बात, ये यदि आपस में
मिल गए तो अत्यधिक चिपचिपे हो जाते हैं, थक्का बना देंगे, तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। उसी प्रकार से एंटीजन बी और एंटीबॉडीज बी भी यदि आपस में मिलते हैं तो रुधिर का थक्का जम जाता है। तो इसलिए क्या होता है, लाल रुधिराणु की जो आरबीसी की कोशिका कला में उपस्थित एंटीजन के आधार पर, आरबीसी की कोशिका कला में अर्थात एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य के रुधिर वर्ग 4 वर्गों में बांटा गया। कैसे बांटा गया है और उसको हम देख लेते हैं। छोटा सा टेबल बनाते हैं हम इसका। इधर लिखते हैं रुधिर वर्ग, यहाँ लिखते हैं एंटीजन और यहाँ पर लिखेंगे एंटीबॉडी। तो यदि एंटीजन ए है या एंटीजन बी है या दोनों एंटीजन एक साथ उपस्थित है इसके प्रोटीन एंटीजन के, तो ए बी, अगर दोनों प्रोटीन्स नहीं है तो उसे ओ। तो 4 प्रकार के रुधिर वर्ग की खोज की गई, 4 प्रकार के एंटीजन की खोज की गई। ऐसा एंटीजन जो कि इसमें की प्रोटीन केवल ए हो, ऐसा जो है जिसमें केवल बी वाला प्रोटीन हो, और ऐसा जिसमें ए बी दोनों उपस्थित हो, और एक ऐसा रुधिर होता है जिसमें कि न तो एंटीजन ए होता है न तो एंटीजन बी, कोई कुछ नहीं होता, जिसको हम ओ से डिफाइन करते हैं। तो हमने कहा कि एंटीजन के आधार पर रुधिर वर्ग की स्थापना की गई है। तो यदि एंटीजन ए है तो वो रुधिर वर्ग ए हो जाएगा, और एंटीजन बी है तो रुधिर वर्ग बी हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि एंटीजन ए और बी दोनों उपस्थित हैं तो उसे हम रुधिर वर्ग ए बी कहेंगे, और यदि न तो एंटीजन ए उपस्थित है और न तो एंटीजन बी उपस्थित है तो उसे हम रुधिर वर्ग ओ कहते हैं। अब एंटीबॉडीज क्या होगा, अभी हमने पीछे जाना कि यदि एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडीज ए अगर होगा तो वो आपस में चिपचिपे हो जाता है। कौन, जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं आपस में चिपक जाती हैं, तो रुधिर का थक्का जम जाएगा तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए अगर एंटीजन ए है तो इसका एंटीबॉडीज बी होगा, जस्ट रिवर्स। इसमें क्या होता है, रुधिर का थक्का नहीं लगता है। अगर बी है तो एंटीबॉडीज ए हो जाएगा। अगर ए बी दोनों है तब क्या होगा, इसमें कोई एंटीबॉडीज नहीं होगा, न तो ए होगा न ही बी होगा, क्योंकि कोई भी अगर उपस्थित रहता है तो इसके साथ मैच कर जाएगा तो रुधिर का थक्का जम जाएगा। अब ओ वाले में क्या होता है, दोनों ए और बी दोनों एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें एंटीजन तो होता ही नहीं है, इसीलिए इसमें दोनों प्रकार के जो होते हैं एंटीबॉडीज पाया जाता है। ठीक, यहाँ इतना जानना जरूरी था। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसमें रुधिर वर्ग की वंशागति में। तो रुधिर वर्ग की वंशागति में ये तो हमने अभी तक ये जाना कि रुधिर वर्ग कैसे बना, एंटीजन और एंटीबॉडीज क्या होता है, कैसे बना। तो बर्नस्टीन नामक वैज्ञानिक ने रुधिर वर्ग मनुष्य का एक वंशागत लक्षण होता है, उन्होंने यह ज्ञात किया। बर्नस्टीन नामक वैज्ञानिक ने यह ज्ञात किया कि रुधिर वर्ग जो होता है वो मनुष्य का वंशागत लक्षण होता है, जो कि उसके माता पिता से प्राप्त होता है। यह मेंडल के नियमों के अनुसार, जो मेंडल का नियम है उसके अनुसार माता पिता से प्राप्त जीन के आधार पर ही विकसित होता है। इसकी वंशागति 2 के स्थान पर
3 तुलनात्मक लक्षणों के जीन्स अर्थात एलील्स, एलील्स था उसको लेकर के पर निर्भर करती है, इसलिए इसे बहुगुण एलीलवाद या बहुविकल्पता कहते हैं। तुलना तो 2 के स्थान पर 3 तुलनात्मक लक्षणों के जीन्स या एलील्स पर जो है रुधिर वर्ग की वंशागति निर्भर करती है, इसीलिए इसको बहुगुण एलीलवाद या बहुविकल्पता कहा गया है। अब आइए बहुविकल्पता का उदाहरण हम समझते हैं। तो बहुविकल्पता को जानने के लिए जैसे हमने रुधिर वर्ग कॉलम बना लिए रुधिर वर्ग का, और इस रुधिर वर्ग की एक जीवी संरचना होगी। अभी हमने पढ़ा ना कि 2 से अधिक जो होता है तुलनात्मक लक्षणों वाले जीन के साथ जो है रुधिर वर्ग की वंशागति होती है, इसलिए इसे बहुगुण एलीलवाद कहते हैं। अब यदि रुधिर वर्ग ए है, रुधिर वर्ग यदि ए है, तो हम रुधिर वर्ग ए के लिए इसकी जीवी संरचना कैसे बनाएंगे? अब उसमें ये होता है कि जो रुधिर वर्ग ए है मनुष्य के रुधिर में पाए जाने वाले एंटीजेंस ए के जीन को, एंटीजेंस ए के जो जीन होगा उसे हम IA0 में करते हैं। अब चूंकि ये एलील्स जोड़े में होते हैं इसलिए IA ठीक, एक तो हो गया। एक इसका एक दूसरा और बनता है, ध्यान दीजिएगा, IAIO। अब ये क्या हो गया? अब ये O क्या है? जो IO है उस पर जीन नहीं है, अर्थात कि एंटीजेंस ए प्रभावी है, किस पर प्रभावी है? जिस पर कि जीन नहीं है। तो एक पर जीन अनुपस्थित है, एक पर जीन उपस्थित है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें भी रुधिर वर्ग ए ही बनेगा। इसमें तो दोनों है, तो भाई वो रुधिर वर्ग ए हो गया। इसमें क्या है, ए प्रभावी है इस पर, तो इसमें यही होगा। अब उसके बाद दूसरा है रुधिर वर्ग बी, सेम ऐसे IB और इसका जो हो जाएगा दूसरा IBI0। अब रुधिर वर्ग AB की हम बात करेंगे तो इसमें एक ही बनेगा, एक वाले जो एंटीजेंस होगा इसका एक पर A हो जाएगा, एक पर B हो जाएगा, और O पर क्या हो जाएगा, दोनों पर अनुपस्थित होगा, दोनों पर अनुपस्थित होगा। इसमें न तो एंटीजेंस A है न तो एंटीजेंस B है, अनुपस्थित हो गया, इसलिए इसको रुधिर वर्ग O बोलते हैं। अब क्या है, अब तो ये हम जान गए, ये हम रुधिर वर्ग और जीनी संरचना ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब इसी से हम रुधिर वर्ग की जो है वंशागति को पढ़ेंगे कि किस प्रकार से माता पिता की संतानों में, जो माता पिता से उत्पन्न संतानें होती हैं उनमें रुधिर वर्ग की वंशागति क्या होती है, यह चीज इस टेबल से हमको ज्ञात किया जाएगा। तो इसको जानना बहुत जरूरी है। जीनी संरचना ध्यान खासकर क्या रखना है, रुधिर वर्ग ए और रुधिर वर्ग बी। इसमें क्या है कि जीनी संरचना जो होती है इसकी दो है, बाकी इन दोनों का तो एक ही। अच्छा, अब इसको हम क्या करते हैं, उदाहरण के रूप में समझ लेते हैं।
तो इसमें जो है एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, उदाहरण के रूप में ही क्वेश्चन है। अब उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि माता का रुधिर वर्ग ए हो, क्वेश्चन है, सुन लीजिए पहले क्वेश्चन, उसके बाद यदि माता का रुधिर वर्ग ए हो तथा पिता का रुधिर वर्ग बी हो तो उनसे उत्पन्न संतानों में रुधिर वर्ग की वंशागति क्या होगी। ये सवाल है कि माता का रुधिर वर्ग ए दे दिया है और पिता का रुधिर वर्ग बी दे दिया है। अब इसमें हमको ये जानना है कि उनसे उत्पन्न जो संतानें होंगी उनकी रुधिर वर्ग की वंशागति क्या होगी। ये तो सवाल हो गया। अब इसका हल हम कैसे करेंगे? हल तो माता का रुधिर वर्ग ए, ठीक, तो इसकी जीनी संरचना क्या होगी? IA0। अब पिता के रुधिर वर्ग बी की जीनी संरचना IB या IB I0 O, ठीक, ये तो हो गया। अब पहले केस में आइए। अब देखिए इसमें हमको जो रुधिर वर्ग की वंशागति करनी होगी, सबसे पहले हम इसका चुनाव करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसका चुनाव करेंगे। अब इसका एक बार इसके साथ करेंगे और एक बार इसके साथ करेंगे, ठीक। तो पहले आइए एक चेकर बोर्ड बना लेते हैं हम लोग। इधर लिख देते हैं माता का अंडाणु और इधर पिता का शुक्राणु। तो माता का अंडाणु में हम पहले IA लिख देते हैं, IA, पिता के शुक्राणु में IB और IB लिख देते हैं, ठीक। अब आइए जोड़ करके लिख देते हैं IA IB, इसको लिखेंगे IA IB। अगर माता पिता के जीनी संरचना में अंडाणु और शुक्राणुओं का जो लाल रुधिर कणिका का एंटीजेंस होता है वो इस प्रकार से मिला, तो इसमें क्या हो जाएंगे, सभी संतानें, देखिए चारों में AB है, तो सभी संतानें क्या हो जाएंगी, AB रुधिर वर्ग की हो जाएगी, ठीक। अब दूसरे केस में आइए। अब दूसरे केस में इसको और इसको लिखेंगे। माता का मान लीजिए कि एंटीजन ए वाला और पिता का जो एंटीजन है वो B और O है, तब उसके लिए क्या करेंगे, सेम यही प्रोसेस प्रक्रिया, कोई बदलाव नहीं है। यहाँ पे लिख लीजिए माता का अंडाणु, यहाँ पर लिख लीजिए पिता का शुक्राणु,
इसको ऐसे कर दिए। अब माता में आई ए इधर लिख दिए, एरो दिखाए हैं, इधर पिता का है, आई बी, ध्यान दीजिएगा इधर आई शून्य या ओ, ये वाला। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं, जोड़ के लिखते हैं आई ए आई बी, इसमें आइए आई ए आई बी, इसमें आइए आई ए आई ओ, इसमें आइए आई ए आई ओ, हो गया। तो इसमें क्या हो गया, 50% जो संतानें पैदा होंगी वो रुधिर वर्ग AB की, और 50% संतानें रुधिर वर्ग A। इस टेबल देखिए, 1 2 में A भी है और 1 2 नीचे वाले में A। ठीक, अब आइए इसका तीसरा कंडीशन देखते हैं, इसकी जो तीसरी कंडीशन है। अब तीसरी कंडीशन में क्या होगा, तीसरी कंडीशन ये होगा, अब इसको लिखो, तीसरा कंडीशन इसके साथ और चौथा कंडीशन इसके साथ, सिंपल जैसे किए है, लेकिन अब तक बदल जाएगा एंटीजन। तो अब इसमें वही चीज जो जैसे करते आए हैं, माता का अंडाणु, पिता का शुक्राणु, तो आई ए आई 0 ये माता का अंडाणु, और पिता के शुक्राणु में ये है आई बी, ये हो जाएगा आई ए आई बी आई 0, आई ए आई बी आई 0। इट मीन्स 50% जो संतानें होंगी इस कंडीशन में, इनका जो रुधिर वर्ग होगा वो ए बी होगा, जो रुधिर वर्ग होगा वो ए बी होगा, और 50% जो संतानें होंगी उनका जो रुधिर वर्ग होगा वो क्या होगा, बी होगा। अब उसी तरह से चौथा लास्ट, माता का अंडाणु और हो जाएगा पिता का शुक्राणु। तो माता का अंडाणु ए और ओ है आई ए आई ओ, इसमें आई बी और आई ओ, ये हो। अब इसको करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये हो गया आई ए आई बी, और ये हो गया आई बी आई 0, ये हो जाएगा आई ए आई 0, और ये हो जाएगा आई ओ। इट मीन्स सभी देखिए चारों में इसमें 25-25%, तो 25% जो होता है रुधिर वर्ग ए बी, 25% रुधिर वर्ग बी, 25% रुधिर वर्ग ए, और फिर 25% रुधिर वर्ग ओ, ये हो गया।
इस तरह से हम रुधिर वर्ग की वंशागति पहचान करते हैं। तो यहाँ पर रुधिर वर्ग की वंशागति में जो बहुगुण एलीलवाद था या बहुविकल्पता था, ठीक, वो चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो जाता है, टॉपिक समाप्त हो जाता है, सॉरी। तो बहुगुण एलीलवाद में जो है यह बताया गया है कि संतानों में माता पिता से प्राप्त जीन्स के आधार पर ही लक्षणों की वंशागति होती है, या लक्षण जीन्स के आधार पर ही जो है विकसित होता है। तो इनकी वंशागति, लक्षणों की जो वंशागति है वो दो के स्थान पर तीन तुलनात्मक लक्षणों के जीन्स अर्थात एलील्स पर निर्भर करती है। इसलिए इस वंशागति को बहुगुण एलीलवाद या बहुविकल्पता कहते हैं। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर मेंडलवाद का अपवाद समाप्त हो जाता है। अब हम अगले टॉपिक में सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसे कि लिंग निर्धारण कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे।